हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने। और आप सभी को पता है कि जब भी मैं आपके सामने आता हूं तो मैं आपको सीयूटी के रिगार्डिंग जीके जीएस के सिलेबस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और नोट्स लेके आता हूं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले एग्जाम्स में। जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या पूछे जा सकते हैं, वो सारी पॉसिबिलिटी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ताकि आपके एग्जाम के रास्ते आसान रहें और आपके जीके जीएस से मार्क्स ना घटें। इसकी मैं पूरी गारंटी देने की कोशिश करता हूँ। करंट अफेयर का पार्ट अभी नहीं पढ़ाया जा रहा है। उसका रीज़न है क्योंकि करंट अफेयर जब एग्जाम्स आ जाती हैं उसके 6 महीने पहले के हमें करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने होते हैं बेसिकली। तो वो जब एग्जाम्स आएंगी उसके टाइम पे किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो परमानेंट पार्ट है, जो चेंज नहीं होता, जो आज है, आज के 10 साल बाद भी यही रहेगा, उसको भाई हम पढ़ लेते हैं। जैसे हमारी पॉलिटी हुई, इकोनॉमिक्स हुई, ज्योग्राफी हुई, इन सारी चीज़ों के बारे में आप सभी देखेंगे कि जो वीडियोस की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आपको पॉलिटी के काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स की एक अच्छी खासी सीरीज मिल जाएगी। लगभग में इकोनॉमिक्स ओवर होने वाला है, एक या दो टॉपिक रह गए, तो आप इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा मेरे नाम की। इसके अलावा आप ज्योग्राफी में जा सकते हैं, आप पॉलिटी में जा सकते हैं। आपकी हिस्ट्री अप्रॉक्स फिनिश है तो आप हिस्ट्री में भी जा दीजिए, हिस्ट्री आपकी फिनिश होगी। हिस्ट्री को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर मैनर में आपकी हिस्ट्री को छोटे में खत्म किया, क्योंकि हिस्ट्री में आप थोड़े बोर से होते हो। लेकिन मैंने उन उन सारे पॉइंट को कट टू कट पढ़ाया है जिससे आपका क्वेश्चन बनेगा और बात खत्म। क्योंकि हमें कुल मिला के अपने सीयूटी में जो 2-3 एग्जाम हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं वो हमें करने हैं। इसके अलावा आपकी प्रैक्टिस वीडियोस बनाए जाएंगे जिसमें मैं काफ़ी सारे एमसीक्यूज लेके आऊँगा हिस्ट्री के, और उस एक लेक्चर में हम पूरे सारे एमसीक्यू और उसके आंसर्स और आंसर्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैं वो लिख के दूंगा, ताकि आपके एक अच्छे नोट्स बन सकें। यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो नोट्स वाइज पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप एक अच्छे नोट्स बनाएं और चीज़ों को टाइम पे रिवाइज करें, rather than holding a book which have a lot of content. Have your handwritten notebook, handwritten notes which have a certain content, but do you know what is the reason of certain content and how they belongs to each other? और आपके माइंड में माइंड मैप बना रहे, ताकि जीके जीएस को पढ़ने का यही तरीका होता है। बाकी बाद में जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसे रिवर्स मैकेनिज्म कहते हैं, और वो तभी वर्क करता है जब आपको एटलीस्ट बेसिक पता हो। तो ऐसा नहीं कि 2 महीने की एग्जाम से पहले तैयारी में आप सब कुछ क्वांट्स भी कवर कर लेंगे, फिर रीजनिंग भी कवर कर लेंगे, एलआर भी कवर कर लेंगे, और उसके साथ साथ ये भी कवर कर लेंगे डोमेन सब्जेक्ट और जेके जीएस। नहीं नहीं, सब कुछ नहीं होता। इसके लिए आपको शुरू से बेस बनाना और अपने बेस को इतना स्ट्रांग रखना है कि जब एग्जाम का टाइम आए तो एटलीस्ट आपके माथे से एक दो की टेंशन हट जाए कि भाई ये तो हमें नहीं करना, ये तो हमारा रेडी है, इसको तो मैं अपने नोट से रिवाइज करूंगी एग्जाम के 4 दिन पहले या करूंगा, मेरा काम बन जाएगा। इसके लिए क्यों मेहनत करना है, इसके लिए तो सर ने ऑलरेडी मेहनत की है, हमें पढ़ाया ही है। तो फिर परेशान नहीं होना। चलिए शुरू करते हैं। थंबनेल देखा होगा तो आपने देख लिया होगा कि भाई अमेंडमेंट की ही आज हम इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की ही क्लास करने वाले हैं। जैसे जो पिछला वीडियो था उसमें आपने फर्स्ट अमेंडमेंट से लेके अमेंडमेंट नंबर 60 तक जो भी पॉसिबिलिटीज थी उसमें इसमें मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थे वो सारे अमेंडमेंट देख लिए थे। अमेंडमेंट कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, किस पार्ट में आता है, किस आर्टिकल में आता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। इस वीडियो में हम 61 से अमेंडमेंट नंबर 101 तक की बात करेंगे। 61 से 101 तक की बात करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको 40 अमेंडमेंट पढ़ाने वाला हूँ, नहीं। इसमें से हार्डली हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने हैं, और फिर कुछ एमसीक्यूज करेंगे, और उसी के साथ ये इस अमेंडमेंट पार्ट को फिनिश करेंगे। और पॉलिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट, और इसके अलावा मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा आर्टिकल्स भी बताऊंगा। तो पार्ट पॉलिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट क्या होगा आपका यहाँ पे ओवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बड़े क्वेश्चन आते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल इसमें अमेंडमेंट ही है, इसके अलावा आपने अदर अदर पार्ट्स को भी, मैंने जैसे लैंग्वेज वाले पार्ट को अच्छे से रिलेट किया था पिछले वीडियोस में, ऐसे हर एक पार्ट को मैं यहाँ पे एक कहानी की तरह रिलेट करता हूँ, ताकि चीजें आपके लिए आसान रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 61st अमेंडमेंट की। 61st अमेंडमेंट की सबसे अच्छी बात क्या थी कि हमारे यहाँ क्या है, बेसिकली पहले जो एज था वोट करने का वो 21 ईयर था, कि अगर आप 21 ईयर के एडल्ट हैं तभी वोट कर सकते हैं। लेकिन फिर बाद में उसकी एज को घटा के क्या कर दिया गया, 18 ईयर कर दिया गया। बोला गया भाई कि एक 18 साल का लड़का इतना, एक युवक या युवती जो 18 ईयर ओल्ड पर्सन है, इतना एलिजिबल है, उसको इतनी तो समझ जरूर है कि कौन उसके लिए अच्छा लीडर है, कौन सा बुरा लीडर है, या क्या उसकी समझ है। उसकी पॉलिटिकल अप्रोच इतनी डेवलप हो जाती है कि वो अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सके। और इसी रीजन से क्या होता है, बेसिकली 21 से 18 कर दिया गया। लेकिन उससे पहले क्या था भाई, 61 से पहले आप पाएंगे कि बेसिकली ये क्या था, 1989 में 68 किया गया था। 61 1989 में। तो इससे पहले भाई 1990 तक, मान लीजिए 1989 तक
लोग 21 ईयर का वेट करते थे तब जाके वो वोट करते थे, मतलब नंबर ऑफ वोटर्स की भी संख्या कम रही होगी। भाई 3 साल अगर घटा दिया जाए 3 साल में करोड़ों लोग आ जाएंगे हमारे वोटिंग क्राइटेरिया के अंदर। इंडिया में तो यूथ वैसे भी पहले से ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए नंबर ऑफ वोटर्स की संख्या भाई यहाँ से क्या होगी, काफी तेजी से इंक्रीज होगी और लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स बढ़ गया। तो डेमोक्रेसी की जीत मानी जाती है, एक अच्छी डेमोक्रेसी बनने की तरफ हम बढ़ गए क्योंकि वोटर्स का जागरूक होना जरूरी है। The Union Territory of Delhi shall be called the National Capital Territory of India. इसे कहा जाता है NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ओके, 69 अमेंडमेंट में बोला गया कि दिल्ली को, भाई दिल्ली को ही हम क्या कहेंगे, एनसीटी कहेंगे। आपको पता है ना एनसीटी और एनसीआर का डिफरेंस मैंने आपको बताया था, एक होता है नेशनल कैपिटल रीजन और एक होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी। भाई नेशनल कैपिटल रीजन में क्या होता है, यूपी आ जाता है, यूपी के कुछ 4 जिले हैं शायद, इसमें आगे पीछे हो सकता है या बढ़ने वाले हैं। हरियाणा के कुछ 11 जिले हैं शायद, और राजस्थान का भी कुछ 1 जिला आता है, ऐसे कुछ है नेशनल एनसीआर में टोटल कैपिटल्स की बात की जाए तो। इससे क्या होगा, ये बेसिकली माना जाता है कि ये सारा मिला के क्या बनता है, एनसीआर बनता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट से मिला के क्या बनता है भाई, एनसीआर बनता है, नेशनल कैपिटल रीजन बनता है। और इसमें बात करें कि तो हरियाणा के ही सबसे ज़्यादा आते हैं 14 डिस्ट्रिक्ट, और धीरे धीरे देखिए हाँ ये देख लीजिए 14 और 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए बेसिकली किसके, 8 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। आप कहेंगे यहाँ 14 बढ़ रहे हैं और ये 8 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं यूपी के, तो ये बढ़ता चला जाएगा, एनसीआर का एरिया हमेशा बढ़ाया जाएगा ये टाइम टू टाइम। तो इसे नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं। नेशनल कैपिटल रीजन में वो ये 3 हरियाणा, राजस्थान और यूपी जो बॉर्डर से लगे हुए हैं, इनके कुछ डिस्ट्रिक्ट को जब ऐड किया जाता है, मेट्रो सेवा से अटैच कर दिया जाता है और यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा किया जाता है, तो उसे एनसीआर रीजन कहा जाता है। और एनसीटी में दिल्ली, पूरी दिल्ली के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो क्या होते हैं, एनसीटी होते हैं। और उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में से एक आता है न्यू दिल्ली एरिया, जहाँ पे आपका भाई राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट वगैरह है, इसी को कहा जाता है नेशनल कैपिटल, इसे हम कैपिटल कहते हैं। तो दिल्ली में भी हमारी पूरी दिल्ली कैपिटल नहीं है, इसमें जो न्यू दिल्ली वाला एरिया है वो कैपिटल है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि दिल्ली को कहा जाएगा एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहा जाएगा। तो भाई जैसे कि मान लीजिए जापान की राजधानी टोक्यो है, अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी है, तो ये पूरे स्टेट है अपने आप में। लेकिन इंडिया में हमारी जो दिल्ली है वो अपने आप में यूनियन टेरिटरी है और उसमें भी न्यू दिल्ली का एरिया कैपिटल है। बाकी एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली को बसाने के लिए, क्योंकि भाई केवल न्यू दिल्ली में सारे ऑफिसेस नहीं है, कई सारे एनसीटी के एरिया में भी आते हैं, ईस्ट दिल्ली में आ जाते हैं, वेस्ट दिल्ली में आ जाते हैं, और फिर उस रीजन को और बढ़ाया गया डेवलप करने के लिए, तो एनसीआर बना दिया गया। तो एनसीआर काफी खूबसूरत है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे 69 अमेंडमेंट के बाद 71 अमेंडमेंट में, तो मैंने आपको दिखाया था ना कि वो 71 21 मिलके 92 बनाएंगे। तो वो ये मैंने आपको बता दिया कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मतलब इसका मैंने क्या बोला था नाम, नमक तो नहीं बोला था इसका नाम, हाँ नमक बोला था, नमक बोला था मैंने, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नमक, ठीक है। 73 अमेंडमेंट क्या है भाई, पंचायत को संवैधानिक, भाई ये बहुत बड़ी चीज है। पंचायती राज नाम सुना ही होगा आपने ना, पंचायत जो गांव की पंचायत होती है जहाँ पे भाई इलेक्शन होते हैं प्रधानी के और बड़ा बवाल होता है, तो ग्राम पंचायत, भाई गांव में भी ग्राम पंचायत को मान्यता दी गई। ये बड़ी बात है कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया कि अब पंचायतों पे फोकस किया जाए, इंडिया के गांव पे फोकस किया जाए। अगर आप गांव पे फोकस नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो 1992 में पंचायती राज को क्या किया गया, पंचायत को, और इसी के साथ क्या होगा, और जब ये पंचायत को ऐड कर रहे हैं तो पंचायत के लिए पूरा एक शेड्यूल ऐड हुआ, और हमने 10th शेड्यूल तक पढ़ा ही था, अब 11th शेड्यूल ऐड हो गया। तो 11th शेड्यूल किसके लिए ऐड किया गया, पंचायती राज के लिए। अब इसमें 11th शेड्यूल में जो कुछ भी रूल एंड रेगुलेशन लिखे होंगे वो किसके लिए लिखे होंगे, पंचायत से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे लिख दी गई। 11th शेड्यूल ऐड किया गया इसी के साथ, क्योंकि भाई इस अमेंडमेंट में पंचायत, इसी के साथ नेक्स्ट 74th भी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए इसमें क्या किया गया, अर्बन लोकेलिटीज या आप कह सकते हैं म्युनिसिपैलिटीज, इसको आप एक तरह से कह दीजिए म्युनिसिपैलिटीज,
म्यूनिसपैलिटीज की बात की जाए, म्यूनिसपैलिटी की, तो पंचायती राज के बाद म्यूनिसपैलिटीज को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया और इन्हीं के लिए एक और शेड्यूल ऐड किया जाएगा। म्यूनिसपैलिटीज के लिए क्या किया जाएगा, दूसरा शेड्यूल ऐड किया जाएगा और लास्ट शेड्यूल यही है हमारा 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल, तो देखिए इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो ऐड किए गए हैं ना, जैसे 8th शेड्यूल लैंग्वेज के लिए बोली गई, ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि 11 12 तो याद करना बहुत ईजी है, पंचायती राज और म्यूनिसपैलिटीज, पंचायती राज और म्यूनिसपैलिटीज। तो इस तरह से आप कह सकते हो यार कि शेड्यूल में सर ना ऐड करना इजी था। ओके, तो म्यूनिसपैलिटीज आपकी ऐड हो जाती हैं। तो इस तरह से 8 से 12 शेड्यूल पहुंचने की कहानी यही है। 8 से 12 शेड्यूल पहुंचने की कहानी यही है कि इसमें क्या हुआ कि अगर आपको जानना कि या भूल गया कि आपको 9th और 10th शेड्यूल कब ऐड किए गए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि 9th और 10th शेड्यूल हमने कब ऐड किया था। 8th शेड्यूल किसके लिए था, लैंग्वेज के लिए था। देखिए मैंने बताया था ना कि 8th शेड्यूल क्या है, लैंग्वेज के लिए है। लैंग्वेज के अलावा इसके बाद हमने क्या किया था, कुछ और शेड्यूल्स ऐड किए थे, ये मैंने आपको लैंग्वेज से रिलेटेड पिछले वीडियो में बताया था अच्छे से। और उसके बाद ये देखिए जो भी है मेघालय वगैरह का फॉर्मेशन है, असम मेघालय के फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है, 42 अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है, और यहीं भी बताया गया है कि 10th शेड्यूल क्यों बनाया गया। ठीक है, क्योंकि इसी में कुछ दल बदल कानून वगैरह आ गए थे, तो वहां से हमने अगला शेड्यूल बना दिया। तो वो किस में ऐड किया गया, 10th शेड्यूल। 9th के बाद 10th शेड्यूल क्यों बना था, एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए बना था। 11th किसके लिए बन गया, पंचायत के लिए बन गया। 11th किसके लिए बन गया, पंचायत के लिए बन गया। और 12th किसके लिए बन गया, म्यूनिसपैलिटीज के लिए बन गया। तो आप कहोगे सर कि ये तो शेड्यूल याद करना आसान हो गया, 8th लैंग्वेज, 10th एंटी डिफेक्शन लॉ, 11th पंचायत, 12th म्यूनिसपैलिटीज, तो ये तो शेड्यूल बड़े आसान हो गए जो बाद में ऐड हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हमने बात कर दी। 84th अमेंडमेंट क्या है भाई, 84th अमेंडमेंट कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ रीसेटलमेंट ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट फॉर 25 ईयर अप टू 2026। लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को बढ़ाया नहीं जाता, बेसिकली पुनर्स्थापन नहीं किया। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना कि 84th अमेंडमेंट क्या है। ठीक है, बल्कि आगे बढ़ते हैं इसमें, हम 84 को छोड़ के 86 वगैरह को थोड़ा जान लेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, क्योंकि 84 अमेंडमेंट में हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में थोड़ी बात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे समझिए, एक पार्ट ऐड किया गया आपको, हाँ ये याद रखिएगा कि पार्ट 9, फिर 9A है, फिर 9B है। तो 9B बात करता है म्यूनिसपैलिटीज के बारे में, 9A बात करता है पंचायती राज के बारे में। तो पार्ट में भी इन सबको बड़े ही अच्छे तरीके से पूछा गया है, तो याद रखिएगा। नहीं, 9 बात करेगा, पार्ट 9 बात करेगा पंचायत के बारे में। किसके बारे में, पंचायत के बारे में। 9A बात करेगा म्यूनिसपैलिटीज के बारे में। किसके बारे में, म्यूनिसपैलिटीज के बारे में। 9B बात करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। तो याद रखिएगा ये तीनों बड़े बार एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि पार्ट 9, 9A, 9B ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आर्टिकल 243 कहता है कि पंचायत इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड इट इज एडेड इन द शेड्यूल 11 पार्ट 9 अमेंडमेंट नंबर 73। याद रखिए अमेंडमेंट नंबर 73, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 73rd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया कि भाई अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या है, फुल्ली वैलिड है। एंड 11th शेड्यूल में इनको मेंशन किया जाएगा। संविधान में पार्ट 9 जोड़ा गया इनके लिए। फिर 9 में ही म्यूनिसपैलिटी को बताने के लिए, पंचायत के बारे में तो पहले भी बात हुई थी तो पार्ट रखा गया था, लेकिन बाद में म्यूनिसपैलिटी और कोऑपरेटिव्स आई तो उसे में सेक्शन जोड़ दिए गए A और B। और अमेंडमेंट नंबर 73 याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने 4 से 5 में स्टार मार्क लगवा दिए हैं, तो आपके CUT लेवल पे ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने 42 पे लगवाया, 7th पे लगवाया, 42 पे लगवाया, 44 पे लगवाए, ऐसे ये कुछ मैंने स्टार मार्क करवाए हैं, तो याद रखिएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, अभी 92 के बारे में मैंने आपको स्लाइड पीछे करके भी दिखा दिया, तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 21 + 71 प्लस बताया था ना, फिर से लिख दे रहा हूँ, 21, 71 + 92, ये 3 अमेंडमेंट हैं। ये 3 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड हैं।
92 अमेंडमेंट के बाद टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी होगी? 22। आप पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा कि कैसे 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में कौन कौन सी हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो 86 के क्या है भाई? राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन कि 6 से 8 to 14 ईयर, ठीक है, क्लास 8 तक 14 ईयर तक के बच्चों को, 14 ईयर तक के बच्चों को, 14 ईयर के बाद तो भाई वो हो जाता ना, एक तरह से बाल मजदूरी भी खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद बच्चा काम कर सकता है। तो 14 ईयर तक के बच्चों को मतलब क्लास 8 तक जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट देना किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट। इसी के साथ मैंने आपको थोड़ा सा मिड डे मील के बारे में भी बताया था कि मिड डे मील क्या है, मिड डे मील क्यों चलाई गई। ये भाई दोपहर का भोजन स्कूलों में मिलता है बच्चों को, उनकी हेल्थ की जिम्मेदारी भी है एजुकेशन के साथ। तो राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया 2002 में। तो राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट कब बना? एक फंडामेंटल राइट रिमूव किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी, 51 अमेंडमेंट एक्ट, और ये राइट टू एजुकेशन 21A, क्योंकि 21 तो ऑलरेडी एक आर्टिकल है, तो उसमें ए ऐड करके क्या जोड़ दिया गया? यहाँ पे जोड़ दिया गया राइट टू एजुकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 91 क्या है भाई? देख लेते हैं 91 अमेंडमेंट क्या है। ये तो 86 था, आपने देखा ही। इसमें बोला गया द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट बी 15% ऑफ द टोटल नंबर मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। मतलब कि काउंसिल, प्रधानमंत्री को लेके पीएम प्लस काउंसिल, पीएम प्लस उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितने भी लोकसभा मेंबर हैं उसके 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसलिए आप देखते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में हार्डली बनाए जाते हैं 15 से 16 लोग, या मैक्सिमम इससे 17-18 लोग से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होते। तो ये उसकी सीमा तय दी गई कि पीएम को जोड़ते हुए उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या 15%, कुल लोकसभा सदस्यों के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सहित मंत्रियों की कुल संख्या 15%। लो ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे मिनिस्टर बनाते जाएं, जिसको आप मिनिस्ट्री देते जाएं, नहीं, एक लिमिटेड रखिए कि इतनी ही मिनिस्ट्री दी जानी चाहिए। तो मिनिस्ट्री पे जो रोक लगाई गई, कि लिमिटेशन की गई वो, हालांकि 92 मैंने आपको अभी यही बता दिया कि इसका क्या था। मैंने बोला था BDMS, क्या बोला था? BDMS, बोडो डोगरी मैथिली संथाली टाइप की लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए आइए, अब हम आते हैं अपने लास्ट अमेंडमेंट पे पहुंच गए हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा ये अमेंडमेंट्स होंगे नहीं, तो देख लीजिए 100 अमेंडमेंट 2015। भारत और बांग्लादेश में बीच भूमि सीमा समझौता। भाई हमारी जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, तो भारत बॉर्डर बांग्लादेश बॉर्डर पे भी कुछ लैंड पार्ट को लेके है, 3 बीघा कॉरिडोर जैसा कुछ है। ठीक है, 101 अमेंडमेंट 2017 में GST आई। GST का भाई GST आ गई, एक देश एक टैक्स, तो GST आ गई। GST 2017 में लागू हुई, उससे रिलेटेड है। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग के लिए नेशनल आयोग, राष्ट्रीय आयोग भाई लगा दिया गया, एक बनाया गया 102 अमेंडमेंट में। 103 अमेंडमेंट 2019 क्या कहता है? आपने पढ़ा होगा SEBC, स्पेशल, ऐसे होता ना, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS, सॉरी SEBC की जगह आप यूज कीजिए EWS का सर्टिफिकेट लगता है, जिसमें बोला गया कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे, एक क्राइटेरिया दिया गया कि इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं उनको 10% का क्या मिलेगा? रिजर्वेशन मिलेगा। इसका काफ़ी लोगों को फायदा भी हुआ। 10% का रिजर्वेशन भाई, 100 मार्क में 10 मार्क कम, 10 मार्क में लाखों बच्चे आ जाते हैं, 1 लाख से ज़्यादा की रैंक पीछे चली जाती है 10 मार्क्स में। तो जिन बच्चों ने EWS का सर्टिफिकेट बनवाया था, तो आर्थिक रूप से, ये देखिए पहली बात मैं बता दूं, ये कास्ट वाइज नहीं है, ये इकोनॉमिक बेस पे, पहली बार इकोनॉमिक बेस पे, क्योंकि भाई सारी चीजें SC ST कम्युनिटी के लिए बनती जा रही थी, OBC के लिए। तो जनरल कैटेगरी में एक असंतोष था कि भाई
हमारे लिए क्या, हम चलो भाई बाप दादा रहे होंगे, बाप दादा ने जो एंजॉय किया किया, माना एंजॉय किया, रूल किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी आने वाली पीढ़ियों को इतनी ज्यादा दिक्कत हो। बहुत सारे ऐसे जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो ऑलरेडी अब बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। अब अगर वो बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं तो वो भी कहीं ना कहीं, उनको भी समाज की मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आप कुछ रिजर्वेशन की पॉलिसी दीजिए। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं भाई, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आपको मिलता है, और आपको दिया गया 10% रिजर्वेशन की, चलिए 10% का आरक्षण आप भी ले लीजिए, और अब आप इससे 10 ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दिखाइए तो आपको नौकरियों में आरक्षण मिलेगा सरकारी। और इसका काफी लोगों ने फायदा उठाया, मेरे जान पहचान में कुछ दोस्तों का भी हुआ है जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाया है। तो चलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार ने रूल बनवाया था। तो ये था आपका अमेंडमेंट नंबर 103। इसी में एक और अमेंडमेंट है, मैंने आपको बताया होगा 2019 में ही। अब वो 103 है या उसके अलावा कुछ है, वो मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। जैसा कि एक बताया था आपको कि लोकसभा में पहले 545 सीट थी, जिसमें 543 पे इलेक्शन होता है आज भी। दो एंग्लो इंडियन वाला सीन समझाया था मैंने कि ये जो दो एंग्लो इंडियन है ये 2019 में ही अमेंडमेंट के थ्रू क्या कर दिए गए, कैंसिल कर दिए गए। बोला गया अब कोई एंग्लो इंडियन सीट जैसी पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी, और जो है वो यही है। तो अब इसको जरा नोट डाउन कर लीजिए, लेट मी ड्रिंक सम वाटर, एंड फिर इसको हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें और समझते हैं कि ये आगे कैसे और क्या चीजें इसमें हम चल सकते हैं। शेड्यूल्स के बारे में आपको बता दिया था, 9th शेड्यूल था वैलिडेशन ऑफ एक्ट एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो वो सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं, और आपको पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ा दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ा दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का तो कोई बात ही नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ा दिया गया, प्राइम मिनिस्टर पढ़ा दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बाकी है वो आज पढ़ा दिया जाएगा आपको। पार्लियामेंट के सेशन टेन्योर वगैरह के बारे में मैंने बता दिया है, ज्वाइंट सेशन वगैरह बता दिया है आपको। तो लोकसभा राज्यसभा आपका हो गया है। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स में मैं चलिए आज आपको कुछ लिखवा देता हूँ, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जिसमें आपको थोड़ा सा ज़रूरत है तो आपका काम बन जाएगा। उससे पहले चलिए हम इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलिए आइए देख लेते हैं। Constitution Amendment Act 2002 provide for free and compulsory elementary education। 2002 में राइट टू एजुकेशन ऐड हुआ है, राइट। और मैंने अभी आपको जस्ट पढ़ाया है कि राइट टू एजुकेशन किस अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया। तो बताइए भाई 21A आर्टिकल किस अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया। तो आंसर आपका होगा 86। देखना है, किसी को डाउट है तो पीछे आ जाओ थोड़ा सा। देखो ये समझाया 86 अमेंडमेंट 2002, ये क्वेश्चन राइट टू एजुकेशन आर्टिकल भी याद रखिएगा 21A, कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी चीज गलत नहीं करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी बताया भाई 1978 में किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग राइट टू एक्वायर होल्ड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट। डिस्पोज ऑफ अ प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट, कि भाई फंडामेंटल राइट अब नहीं रह गया, राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। तो ये किस ईयर की बात है और किस अमेंडमेंट एक्ट में। तो मैंने आपको बताया था कि दो हैं, देखिए मैंने 41 और 45 के बारे में बात ही नहीं की, मैंने 42 और 44 के बारे में बात की। 42 को मैंने आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बताया था, क्या बताया था कि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन इसमें मैंने आपको कहीं ये नहीं बताया था कि इसमें किसी भी फंडामेंटल राइट्स वगैरह के बारे में बात की गई। तो 44 अमेंडमेंट में क्या था कि एक फंडामेंटल राइट जो था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको डिस्पोज कर दिया गया, कि बोला गया भाई अब हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया, और आर्टिकल 352 को भी अमेंड किया गया था। तो 44 में और क्या किया गया था, आर्टिकल 352 को अमेंड किया गया था। आर्टिकल 352 मैंने आपको बता दिया है पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स में, किसने बताया है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट में बताया है कि उनकी 3 इमरजेंसी पावर होती है। क्या होती है, 3
इमरजेंसी पावर होती है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ये 3 पावर मैंने आपको बताए थे, उसमें से 352 में बताया था होगा मैंने आपको कि 44 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ है और 1975 में क्या लगी थी, इमरजेंसी लगी थी। क्या लगी थी, इमरजेंसी। और इसी में बोला गया था कि लोकसभा का कार्यकाल भाई बढ़ा के 5 से 6 साल किया गया था, बाद में इसको फिर से 5 साल कर दिया गया। ठीक है, तो इसी में ये जो इमरजेंसी लगाई गई थी, ये आर्टिकल 352 का यूज किया गया था, आर्टिकल 352 का मिसयूज किया गया था। इसमें क्या था, इसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड हटा दिया गया। यहाँ पे क्या था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस। अगर लोकसभा को लगता है या राष्ट्रपति को लगता है कि देश की कानून व्यवस्था सही नहीं है, सिचुएशन सही नहीं है, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, इमरजेंसी घोषित करके, आर्टिकल 352। अब इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को भी अमेंडमेंट 44 में ही रिमूव कर दिया गया और इसकी जगह डाल दिया गया आर्म्ड रिबेलियन। क्या डाल दिया गया, आर्म्ड रिबेलियन। की अगर भाई किसी ग्रुप ने या कंट्री के कुछ लोगों ने आर्म्ड रिबेलियन कर दिया, हथियार उठा लिए, क्या उठा लिए, हथियार उठा लिए की गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसको माना जाएगा नेशनल इमरजेंसी। फिर आर्टिकल 352 लगा के पहले इस आर्म्ड रिबेलियन को गवर्नमेंट क्रश करेगी और क्रश करने के बाद ही आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से आर्टिकल अमेंडमेंट नंबर 44 भी इंपॉर्टेंट है। 42 तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा ही जाता है, तो और 44 में ही क्या था, ये हटाया गया था। तो 2-3 चीजें हैं, याद रखिएगा। 42 की देखिए बात आ गई और इसी में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए थे। ठीक है, अब सवाल ये है कि 42 का ईयर, मैंने आपको बोला था कि सबके ईयर नहीं पूछे जाते, लेकिन 42 का ईयर याद रखिएगा। ठीक है, 42 का ईयर याद रखिएगा, मुझे लगता है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। 44 1978 में हुआ है ना, तो ये 1976, तो मैंने पिछली स्लाइड में जाना है जरा, यहाँ मैंने 1976 जैसा कुछ मेंशन किया है, नहीं 1978 क्वेश्चन में मेंशन है, मतलब मैं सही हूँ। आगे बढ़ते, हाँ यहाँ मिस्टेक है, हाँ यहाँ मिस्टेक है थोड़ा सा, इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा मिस्टेक है। ओके, तो ये क्या है, 1976 में क्या लगाया, 42 2 ईयर बाद है, 1978 में है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीएसटी बताइए, 2017 में आई है जीएसटी, कब आई है, 2017 में। और अभी हमने जस्ट पढ़ा कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट में क्या लाया गया, जीएसटी लाई गई। कौन सी लाई गई, जीएसटी लाई गई, 2017 में आई है। तो बताइए कि जीएसटी कब लाया गया, 2017 में लाई गई है। और अमेंडमेंट एक क्या है, 101 जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी लाया गया। ठीक है, और इसी के साथ कुछ और आर्टिकल्स में भी 6 शेड्यूल 7 शेड्यूल में भी अमेंडमेंट हुए थे, क्योंकि टैक्स से रिलेटेड प्रोविजन थे, तो 6 शेड्यूल और 7 शेड्यूल में भी काफी सारे क्या हुए, अमेंडमेंट हुए हैं। इसके अलावा इसमें कुछ है जी, अमेंडमेंट रिलेटेड टू द सिक्किम स्टेट। सिक्किम को इंडिया का स्टेट कब बनाया गया, 34, 36 या 103, 104। तो देखिए 103 और 104 तो बनता ही नहीं है, क्योंकि ये तो अभी हमने लेटेस्ट पढ़ा। ठीक है, तो आप बताइए कि आर्टिकल नंबर 36 क्या है, अमेंडमेंट नंबर 33 क्या है, और अमेंडमेंट नंबर 36 क्या है। ठीक है, तो अमेंडमेंट जिसके लिए मैं आपको टाइम देता हूं आपको, तो आप जरा एक बार 34 और 36 बताइए कि क्या है। ओके, मैं वेट कर रहा हूं, आपके लिए 2 मिनट का आंसर ऑप्शन है, एक बार सोच लीजिए, अपने नोट्स को एक बार देख लीजिए। चलिए, आपको डाउट है तो बता दूं, अमेंडमेंट नंबर 36 के अकॉर्डिंग क्या हुआ, अमेंडमेंट नंबर 36 बताता है कि सिक्किम, क्योंकि मैंने आपको 34 शायद लिखवाया भी नहीं है, मैंने आपको 36 लिखवाया है। ये हालांकि एक पिछले वीडियो की स्लाइड है, तो आप वहां से देखिएगा पिछले वीडियो में जाके, तो आपको 36 अमेंडमेंट पता चल जाएगा। और इसी के साथ आपके अमेंडमेंट फिनिश होते हैं। कुछ क्वेश्चन भी हमने देख लिया,
अमेंडमेंट क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। मैं आपको क्या करने जा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता दे रहा हूँ जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए, पता रहे तो चीज़ें क्या होंगी हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो चलिए नोट डाउन करिए, अपनी नोट्स ओपन कर लीजिए और इन आर्टिकल्स को मेरे साथ लिखते जाइए। ज़्यादा नहीं है, थोड़े हैं, तो इससे आपका काम क्या हो जाएगा, पढ़ जाए बढ़िया हो जाएगा। हालांकि इसमें से आपने पढ़े हुए हैं। जैसे मैं अगर आपको बात करूं कि आर्टिकल नंबर 17, 18, 19 तो है तो इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको अलग से भी लिखवा रहा हूँ। हालांकि ये सारे किसके हैं, फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंट हैं। फंडामेंटल राइट्स में मैंने आपको पढ़ा दिए हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। जैसे इसमें बोला जाए तो 17 और 18 की बात की जाए तो बहुत बार पूछा गया है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। 17 क्या कहता है, एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटीज, ओके, एंड यही होगा एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की अब आप टाइटल्स होल्ड नहीं कर सकते। और आर्टिकल 19 कहता है राइट टू फ्रीडम, और इसमें मैंने पढ़ाया होगा कि 9A से लेके 9EF तक काफ़ी सारे आर्टिकल्स राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं। तो राइट टू फ्रीडम में तो आर्टिकल नंबर 19 में ही बहुत सारे सब आर्टिकल्स हैं, ठीक है। फिर याद रख लीजिएगा 32 एंड 52। 32 क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू रेमेडीज, ठीक है। ये बहुत, इसे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें आप अपनी शिकायत लेके फंडामेंटल राइट के वायलेशन को, अगर आप बात की जाए तो अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो उसमें क्या होगा, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा 52 है, 60 है, 63 है, ओके। तो आप कहेंगे कि 52 किसके बारे में बात करेगा, 52 कहता है आर्टिकल 52 कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। तो इट्स टॉक अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात कौन कहता है, ये कहता है आर्टिकल नंबर 52। इसके अलावा क्या है भाई, 60 और 63 में प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, कि भाई प्रेसिडेंट की ओथ, राष्ट्रपति अपनी शपथ लेगा, ठीक है। 63 के बारे में बात की गई कि देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भाई इंडिया के प्रेसिडेंट के अलावा वाइस प्रेसिडेंट भी होगा। हालांकि ये सारे आर्टिकल मैंने आपको एक बार प्रेसिडेंट को जब पढ़ाया है तो प्रेसिडेंट में बता दिए, उनकी ओथ के बारे में बात कर ली है। इसी के साथ साथ मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में भी थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। 74 और 76, 74 जानिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 74 क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इसके अलावा 76 क्या है, 76 जान लीजिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। ये सरकार के सारे केसेस देखेंगे तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। ऐसे स्टेट पे भी होते हैं हर एक स्टेट के लिए, हालांकि उनको अटॉर्नी नहीं सॉलिसिटर जनरल कहा जाएगा स्टेट का। और इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो हिज क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, हालांकि मैं इसको पढ़ाऊंगा कि 5 ईयर एज ए जज रहा हो, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जज ऑफ हाई कोर्ट, और या तो 10 ईयर एज ए एडवोकेट, 10 ईयर एज ए एडवोकेट। तो ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं हमारे, ये सारी की सारी ये क्वालिफिकेशन
रखते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन अपने पास रखते हैं। और प्रेजेंट टाइम में जो थे वो हैं मिस्टर आर वेंकट रमानी। मिस्टर आर वेंकट रमानी करंट में हमारे क्या हैं, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। बहुत बड़ी पोस्ट होती है चीफ सेक्रेटरी की तरह, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, ठीक है। 102 देखेंगे, 108 देखेंगे, थोड़ा सा 109 वगैरह भी देखेंगे, 1010 भी देखेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको और समझते हैं कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। तो इसको आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, साथ में नोट्स बनाते चलेंगे तो चीज़ें थोड़ी आसान होंगी। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो लिख लीजिए भाई, अब आप जरा लिखिए इसमें 102, 108, 109, 1010, 102, 108, 109, 110। ये तो देखिए भाई मनी बिल से रिलेटेड है। ये क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था मनी बिल ऑलरेडी एक लेक्चर में, तो वहाँ देख लीजिएगा। और ये स्पेशल प्रोविजन ऑफ मनी बिल, स्पेशल प्रोविजन जब मनी बिल के लिए लाया जाता है। मनी बिल क्या होता है, सरकार के खर्चे चलाने के लिए होते हैं। 3 टाइप के बिल होते हैं, अमेंडमेंट, फाइनेंस एंड मनी बिल। तो इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। तो स्पेशल प्रोविजन ऑफ मनी बिल, ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे 102 की, तो मैंने आपको एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ाया था, तो उसी तरह से है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, कि किस बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो डिस्क्वालीफाई टू मेंबर्स, ओके, किसी भी लोकसभा के मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किस बिहाफ पे किया जाएगा। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स यहाँ पे बताया गया है। अब डिस्क्वालीफाई की जगह डिस्क्वालिफिकेशन ही लिख दीजिए, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। इसके अलावा 1018 की बात की जाए तो यहाँ पे ज्वाइंट सेशन की बात की जाती है कि राष्ट्रपति किसका किसका ज्वाइंट सेशन होता है, लोकसभा और राज्यसभा का। किसका, लोकसभा और राज्यसभा का। कब होता है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लोकसभा और राज्य पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वाले पार्ट में। तो वहाँ आप देख लीजिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन बुलाता है। कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाएगा। क्यों बुलाएगा, जब किसी बिल वगैरह में किसी मुद्दे पे सहमति नहीं बैठती है या कोई बिल पास नहीं होता और इम्पोर्टेंट होता है, तो प्रेसिडेंट एक बार ज्वाइंट सेशन बुलाएगा जिसमें दोनों हाउस के मेंबर एक साथ बैठेंगे और कोशिश की जाएगी कि उस मुद्दे को फिनिश किया जाए और एक बेसिकली उसको एक बिल पास कर लिया जाए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी दिन से काम लटका हुआ है, ऐसा होता है। तो 110 आपको मनी बिल की डेफिनेशन बताता है। क्या बताता है, डेफिनेशन बताता है कि कैसे डिसाइड किया जाए कि कोई बिल फाइनेंस बिल है या मनी बिल है। और इसको डिसाइड कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। ये लोकसभा स्पीकर का काम है कि वो डिसाइड करेंगे कि कोई बिल मनी बिल है या फाइनेंस बिल है। हालांकि उनको पता होता है क्या डिसाइड करना होता है, सब कुछ ऑफिसर करके दे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप बात करेंगे तो 148 जान लीजिए, कैग के बारे में। आर्टिकल 148 कैग के बारे में बात करता है। आर्टिकल 148 CAG कैग, कॉम्पट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या होते हैं भाई, ये बेसिकली कैग वाले क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ऑडिट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के गवर्नमेंट अकाउंट्स, गवर्नमेंट का अकाउंट मेंटेन करते हैं। मेंटेन गवर्नमेंट अकाउंट, गवर्नमेंट अकाउंट की ऑडिट करना भाई, गवर्नमेंट अकाउंट को मेंटेन करना, ये किसका काम है, कैग का काम है। महाअभिलेखा विभाग हिंदी में बोला जाता है, जो बेसिकली क्या करते हैं, गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, गवर्नमेंट का लेखा जोखा रखते हैं। इससे क्या होता है भाई कि गवर्नमेंट की सारी चीज़ें, गवर्नमेंट का भी अकाउंट मेंटेन रहता है। तो देखिए इसी के साथ आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में भी मुझे लगता है कि इतना इनफ है और आपने कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छा खासा पार्ट पढ़ लिया है। धीरे धीरे अभी आपको बस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बाकी है, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आपकी पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स हो गए।
मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, संविधान सभा वगैरह हो गई, तो फिर ये हो गए इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट शेड्यूल हो चुके हैं। तो इसी के साथ आपका पॉलिटी आई थिंक फिनिश होता है। देखूंगा कुछ एक दो पार्ट अगर और हैं तो है, नहीं तो अगला लेक्चर जो होगा आपका पॉलिटी का वो एमसीक्यूज होंगे पॉलिटी के। तो उन पॉलिटी के एमसीक्यूज को इस तरह से लाया जाएगा जो सीयूटी के एग्जाम्स पे आपके पूछे गए हैं उस लेवल का मैं लेके आऊँगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ना जरूरत हो, और जितना पढ़ाया गया है वो 2 लेक्चर में एमसीक्यूज में कुछ हम हर एक लेक्चर में 50-50 एमसीक्यूज डिसाइड करेंगे। तो कुछ 2 लेक्चर में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। बस मेक श्योर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हों। अगर नहीं देखे होंगे तो उस प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपको बेस ही नहीं पता होगा तो आपसे आंसर्स नहीं हो पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के साथ। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे। सो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।